Hi students. So today I'm going to discuss the questions जो कि 23rd जनवरी को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दैट इज मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे. राइट. सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि एक एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है जिसमें पूछा क्या गया है कि वी हैव टू अरेंज दीज थ्री कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना. तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फ्लोरो पैराफ्लोरोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल एंड पैरामीथॉक्सीफिनॉल. राइट. सो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. राइट. हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस. एंड कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, राइट, कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल. तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना. तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे एक चीज गलती हो गई. दिस हैज टू बी OH, है ना. दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड, राइट. सो इसके पैरा पोजिशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है. तो फ्लोरीन अपना कौन सा इफेक्ट लगाता है, -In+M. बट हमको पता है हैलोजन में डोमिनेटिंग इज -I, मतलब ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया. NO2 जो है ये -In-M, ये दोनों फैक्टर्स से जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इन तीनों में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा O-, एंड O-, राइट. सो NO2 जो है -In-M के थ्रू इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा. एंड OCH3 जो है ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये लगाएगा +M एंड -I, बट डोमिनेटिंग इज व्हाट, +M. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, यहाँ पे बढ़ेगी. और यहाँ पे क्योंकि सिर्फ -I लग रहा है तो यहाँ पे थोड़ी बढ़ेगी. सो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, पैरानाइट्रोफिनॉल का. देन वी विल हैव व्हाट, देन विल हैव पैराफ्लोरोफिनॉल एंड देन विल हैव पैरामीथॉक्सीफिनॉल. राइट. सो 213. सो 213 ऑप्शन किस में है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन. राइट, 213. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज नाइट्रेशन एट द फास्टेस्ट रेट. एक और चीज बच्चों, क्योंकि ये जो है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट या थोड़ा बहुत लैंग्वेज में आप देख सकते हो कि गलतियां हो सकती हैं, राइट. ऑप्शंस में भी हो सकता है थोड़ा बहुत. तो अभी हम देखते हैं इसमें से सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा. नाइट्रेशन एट द फास्टेस्ट रेट. नाइट्रेशन मतलब क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट. एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को क्या करते हैं, एनहांस करते हैं. तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे, राइट. सो पैरा, अभी अगर आप देखो ये नाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी कम होगी. दिस इज टोल्वीन एंड ये बेंजोइक एसिड और ये C6H5Br. अगर मैं यहाँ पे इन चारों को बना दूं तो दिस इज नाइट्रोबेंजीन, दिस इज टोल्वीन, ये हो गया बेंजोइक एसिड और ये हो गया ब्रोमोबेंजीन. ये ग्रुप होता है हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. CH3 जो होता है वो हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना, क्योंकि ये यहाँ पे क्या लगाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये अपना +H और +I लगाता है. COH जो है ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, क्योंकि ये भी अपना -M-I लगाएगा. ब्रोमीन जो है ये -I एंड +M लगाता है बट डोमिनेटिंग -I है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, डीएक्टिवेटिंग. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी यहाँ पे, C6H5CH3, दैट इज टोल्यूइन की. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक एल्काइन दिया हुआ है, राइट, विच इज ब्यूट 2 आइन, है ना. और यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हमने करवाया है दो अलग अलग तरीकों से. सिंस आई सेड कि ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हो सकता है रिएजेंट वगैरह थोड़ा डिफरेंट भी पूछा गया हो सकता है. यहाँ पे आपको दो अलग अलग रिएक्शंस दी हुई है, एक हाइड्रोजन पैलेडियम एंड कार्बन, दूसरा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया. तो ये बर्च रिडक्शन हो गया. एंड ये ऊपर वाला जो है
ऑप्शंस को देखते हुए, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शंस में सिस एंड ट्रांस दिया हुआ है, राइट। तो एक हो सकता है कि यहाँ पे लिंडलास कैटलिस्ट पूछा गया हो, लिंडलास कैटलिस्ट में यहाँ पे बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट भी दिया हो सकता था। तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन में व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, राइट। यहाँ पे हम पैलेडियम की प्रेजेंस में जो हमको मिल रहा है ना, लिंडलास कैटलिस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे ये होगा सिस एल्कीन। और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विच इज अ बर्च रिडक्शन, वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे हमें मिलेगा ट्रांस एल्कीन, राइट। तो एक्स हो गया सिस एल्कीन एंड वाई जो हो गया ट्रांस एल्कीन, वो कौन सा ऑप्शन है, एक्स सिस, वाई जो है वो ट्रांस, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस आप देखो, इसमें दोनों सिस दिया हुआ है, इसमें एक्स ट्रांस दूसरा वाला सिस दिया हुआ है, राइट। इसमें एक्स जो है इसको एल्केन बना दिया है ना। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज व्हाट, द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, नाइट्राइल, है ना। और नाइट्राइल का रिएक्शन किसके साथ करवाया है, नाइट्राइल का रिएक्शन करवाया है हमने SnCl2 प्लस HCl। सो SnCl2 एंड HCl जो है, ये रिएक्शन देख करके समझ में आई गया होगा कि ये स्टीफेंस रिडक्शन है। दिस रिएक्शन इज व्हाट, स्टीफेंस रिडक्शन, जिसमें हम नाइट्राइल को किस में चेंज करते हैं, नाइट्राइल इज चेंज टू एल्डिहाइड। आपको पता ही होगा कि पहले अगर हम SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो दिस चेंजेस टू इमीन, और इमीन की हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, है ना, तो ये चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में, राइट। हाइड्रोलिसिस करवा दो आप, तो ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में। सो बेसिकली ए इज व्हाट, ए इज प्रोपेनल, है ना। अब जो इसमें दूसरा एक रिएक्शन दिया हुआ है, दूसरा रिएक्शन क्या दिया हुआ है कि हमने लिया हुआ है ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। और ये जो ब्यूट टू इन है, इसका हमने किया है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, क्योंकि जिंक दिया हुआ है तो ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, राइट। जो शॉर्टकट मेथड होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ करके दोनों कार्बन को हम ऑक्सीजन दे देंगे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 मोल्स इथेनल, है ना। मतलब ऊपर स्टीफन रिडक्शन में हमको मिला है प्रोपेनल, और नीचे हमने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करके हमें क्या मिला है, वी हैव गॉट इथेनल। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए और बी को अगर हम मिक्स कर दें और उन दोनों को हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट बेस, मतलब ये रिएक्शन हो गई एल्डोल, दो एल्डिहाइड्स हमने यूज किए हैं और डाइल्यूट बेस उसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो ये मिक्स्ड एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल का क्वेश्चन हो गया, एक प्रोपेनल और एक इथेनल, और डाइल्यूट बेस हमने ले लिया, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट मेनी प्रोडक्ट्स, मतलब हमें एक तो सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और क्रॉस एल्डोल के भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। तो सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट्स मतलब हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हम फटाफट देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलने वाले हैं यहाँ पे, राइट। अगर हम प्रोपेनल का सेल्फ एल्डोल करेंगे, प्रोपेनल का अगर आप सेल्फ एल्डोल करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी, ये होगा हमारा क्या, कार्बन हो गया प्लस इसका हमें अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है, राइट। इसका अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा क्या, ये हो गया हमारा प्रोपेनल और इसके ये अल्फा हाइड्रोजन, इससे जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज गोइंग टू बी ये, राइट। डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सो 1 2 3, सो दिस इज 1 2 3 एंड ये कार्बन हो गया, यहाँ पे हो गया, बीच में एक और कार्बन आएगा, जो कार्बन हमने यहाँ पे कम कर दिया है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी एल्डिहाइड, राइट। इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन एंड ये हो जाएगा 3 कार्बन। तो एक प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा, है ना। और अगर हम यहाँ पे कराएंगे इथेनॉल का सेल्फ एल्डोल, इथेनॉल का सेल्फ एल्डोल अगर आप कराओगे तो दिस इज गोइंग टू बी CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन होगा ये, वाटर एलिमिनेट कर दिया हमने, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये मिल गया। सो ये हमें मिल गया इसके दो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट जो होगा उसमें एक बार हमें क्या करना है, एक
इसका हमें निकालना है CO और इसका हमें अल्फा हाइड्रोजन, राइट। और एक बार इसका हमें निकालना होगा अल्फा हाइड्रोजन और इसका CO, है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, राइट। सो इफ वी टेक दिस, है ना, मैंने इसका लिया और इस वाले ग्रुप का लिया अल्फा हाइड्रोजन, वाटर एलिमिनेट कर दिया, सो व्हाट वी गेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट, राइट। एंड अगर हम इसका CO ग्रुप लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड इसका अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ जो प्रोडक्ट मिला, दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड कार्बन, विच इज CHO, एंड दिस इज CH3। सो अब हमारे पास ये हो गया चार प्रोडक्ट्स, राइट। हमारे चार प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इसको हम ले लेते हैं, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो ये पूछ रहा है कि चूज द इनकरेक्ट प्रोडक्ट, तो इसमें हमारा इनकरेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, राइट, वी हैव टू फाइंड दैट, है ना। तो अभी आप देखो तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट जो नहीं बन रहा। सो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखो तो ये CHO CH डबल बॉन्ड, ये ग्रुप जो है वो हमको दिख रहा है ना, राइट, यू कैन सी दिस प्रोडक्ट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अ, ठीक, एक्चुअली दिस इज द प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट हो गया B, ठीक। CHO एंड दिस इज, ये जो प्रोडक्ट A है ये सेकेंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट आपका फोर्थ है ये हो गया D ऑप्शन। सो इफ यू सी दी थर्ड ऑप्शन, तो ये थर्ड ऑप्शन हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ना तो ये सी वाला ऑप्शन अगर आप देखो तो ये थर्ड नहीं है, तो इसमें इनकरेक्ट प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इफ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, जिसमें एक पी, कोई मॉलिक्यूल पी है जिसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करा रहे हैं, राइट, तो वी गेट Q, एंड क्यू का रिएक्शन ब्रोमीन एंड केओएच, तो ये ब्रोमीन एंड केओएच देख करके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड हो सकती है, राइट, क्योंकि आगे अमोनिया है तो अमोनिया से शायद हमने अमाइड बनाया हो, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड करके हमने अमीन बनाया हो। एंड अमीन एंड क्लोरोफॉर्म एंड केओएच, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो गई, और कार्बाइल अमीन से आइसोसाइनाइड बनता है, तो बिल्कुल सही, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड, और यहाँ पे ये बनेगा प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन ब्रोमीन एंड केओएच का मतलब अमाइड, जिसका मतलब क्यू होना चाहिए अमाइड, और अमाइड को बनाना है, अमाइड को बनाना है पी से, और पी का रिएक्शन अमोनिया के साथ, तो दैट मीन्स की कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसका मतलब फोर्थ होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड विच वी कैन सी। अगर हमने यहाँ पे लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ किया हमने, अमोनिया के साथ, सो वी गेट अमाइड। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अमाइड लिख दिया है, पहले क्या होता है एसिड बेस्ड रिएक्शन होकर के CO माइनस NH4 प्लस बनता है, फिर वाटर निकलता है, अमाइड बनेगा, सो दिस इज अवर Q। फिर Q का रिएक्शन अगर हम करते हैं ब्रोमीन एंड KOH के साथ, है ना, तो ब्रोमीन एंड KOH के साथ क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है जिसमें अमाइड, प्राइमरी अमाइड से प्राइमरी अमीन बनेगा, मतलब आपको CO ग्रुप निकाल दो अगर आप इन शॉर्ट देखो तो यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा, विच इज फर्स्ट, मतलब ये पहला वाला था। इसके बाद एक और स्टेप हमें करना है यहाँ पे विच इज क्लोरोफॉर्म एंड KOH, और ये रिएक्शन क्या होती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन होती है ना, जिसमें प्राइमरी अमीन जो होता है वो आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है, राइट, विच हैज द फाउल स्मेल, है ना। इसी को कार्बाइलमिन टेस्ट भी बोलते हैं। सो इसका मतलब हमारा ये हो गया पी, तो पी क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। इफ वी सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से, और ये सामने हमारे कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। तो बेयर्स अनसैचुरेशन टेस्ट हम यूज करते हैं ना, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन अल्कीन्स और अल्काइन में, जहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बेयर्स रिएजेंट विच इज कोल्ड अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो KMnO4 होता है उसका कलर जो पिंक कलर होता है वो डिस्चार्ज, वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे ब्राउन MnO2 का ब्राउन कलर आता है, राइट। तो ये पिंक कलर डिस्चार्ज किस में होगा, बेयर्स रिएजेंट, मतलब A का हो गया ऑप्शन 4।
देन वी हैव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, जो कि अल्कोहल एंड फिनॉल्स में होता है, जिसमें क्या होता है, येलो कलर जो होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, इट चेंजेस टू रेड इन केस ऑफ अल्कोहल, और फिनॉल में डार्क रेड में चेंज होता है। सो बी का क्या हो जाएगा, रेड, मतलब बी का हो गया सेकेंड ऑप्शन। टॉलरेंस रीजन टेस्ट में क्या होता है, सिल्वर मिरर, सो सी का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। एंड FeCl3 टेस्ट फिनॉल के लिए होता है, जिसमें वायलेट कलर इन जनरल मिलता है। वैसे तो जो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट होता है फिनॉल के लिए, उसमें अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर्स मिल सकते हैं, बट जो हम जनरल केस मानते हैं वो वायलेट या पर्पल कलर का होता है, राइट। सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। सो ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, दी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है ना, और पूछा क्या है कि द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, जिसमें हमारा हेमीएसिटल लिंकेज प्रेजेंट होता है, रिड्यूसिंग शुगर, है ना, व्हिच हैज हेमीएसिटल लिंक। क्योंकि हेमीएसिटल लिंक में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और अल्कलाइन मीडियम में रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, जिसका रिएक्शन हम करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट या फिलिंग सोल्यूशन के साथ, राइट। तो वहां पे वो पॉजिटिव टेस्ट देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो फ्री OH ग्रुप होगा वो अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, पहले एसिड बेस रिएक्शन दे करके ओ माइनस का फॉर्मेशन करता है, जो कि टॉटोमराइज हो करके फ्री एल्डिहाइड ग्रुप दे देता है, एंड विच गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट। तो यहाँ पे जो चार स्ट्रक्चर्स हैं इसमें हम देखते हैं हेमीएसिटल लिंक आपको OH, और ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा है ईथर का, राइट। सो दिस इज द हेमीएसिटल लिंक प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, हेमीएसिटल लिंक प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, मतलब ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर होंगे ना, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन सी में दिस इज द एसिटल लिंक, मतलब एक ईथर इधर और एक ईथर का लिंकेज इधर, सो ये क्या हो गया, हमारा एसिटल हो गया, है ना। तो इसमें कोई हेमीएसिटल लिंक नहीं है, इसमें एसिटल लिंक प्रेजेंट है। सेम गोज हियर, यहाँ पर भी एसिटल लिंक प्रेजेंट है, ये भी आपका एक एल्कोक्सी पार्ट दिख रहा है, और यहाँ पे भी ईथर लिंकेज दिख रहा है। सो इसमें नॉन रिड्यूसिंग पूछा हुआ है ना, तो ये हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी एंड डी। नाउ इफ वी सी द नेक्स्ट रिएक्शन, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इन द रिएक्शन सीक्वेंस व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड। तो पहले तो हमें प्रोडक्ट सी निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट सी क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है दैट इज नाइट्रोटोल्वीन, और नाइट्रोटोल्वीन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं टिन और HCl के साथ। सो टिन और HCl के साथ जब रिएक्शन हमने करवाया तो टिन HCl क्या करता है, NO2 को चेंज कर देगा NH2 में, है ना, ठीक है, दिस विल चेंज टू NH2, रिडक्शन कर दिया। सो दिस इज बी, और ये है ए। और बी का रिएक्शन हम अब किसके साथ करवा रहे हैं, बी का रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यहाँ पे क्या होगा, अमाइड का फॉर्मेशन होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, है ना, और फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक। सो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सो आई एम मेकिंग हियर दिस इज NH, ऊपर कर दिया मैंने इसको, ये हो गया COCH3, और ये साइड प्रोडक्ट हो जाएगा एसिड। पहले ये O माइनस बनेगा और ये NH2 प्लस, तो O माइनस H प्लस लेकर के एसिड में चेंज हो गया, राइट। एंड फिर उसके बाद इसमें एक और स्टेप दिया हुआ है कि ब्रोमीन और आयरन के साथ रिएक्शन करना है। तो ब्रोमीन और आयरन के साथ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी, है ना। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये जो ग्रुप होगा, ये ग्रुप नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, राइट। सो मेजर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छा यहाँ पे मैंने CH3 लगाना भूल गई, इसको मैंने उल्टा कर दिया था, तो ये CH3 भी होगा। तो ऑलरेडी पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है, तो इसका मतलब Br कहाँ पे जाएगा, Br जो है वो जाएगा अभी ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये हमको मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट सी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट सी है हमें इसका मास बताना है, कि ये प्रोडक्ट में इस रिएक्शन में इसका कितना मास बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इनिशियली अगर आप देखो जो ए है, A to B, B to C, तो यहाँ पे मोलर रेशियो ए और सी का कितना दिख रहा है, ए और सी का 1:1 का मोलर रेशियो, मतलब अगर ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो ये 1 मोल बनेगा। तो सबसे पहले हमें ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ए के,
राइट। सो इसका गिवन मास कितना है 137, एंड इसका मोलर मास जो है वो भी 137 है, तो इसका मतलब 1 मोल आ गया। सो अगर ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो सी भी 1 मोल ही बनेगा। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड कितने हो गए, 1 मोल ही हो गया। बट हमें इसका क्या निकालना है, मास। तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू द मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स तो 1 हो गए। और सी जो मॉलिक्यूल है इसका मोलर मास कैलकुलेट करने पे, राइट, अगर हम यहाँ पे सी का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 228 ग्राम्स, राइट। सो ये हो गया। तो दैट मीन्स कि जो मास यहाँ पे सी का बन रहा है वो 228 ग्राम्स बनेगा। ये एक्चुअली आपका इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। दिस वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों। तो आप देख सकते हो कि कैसे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस में इस बार जेई ने मोल कॉन्सेप्ट लगा करके न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं। सो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है कि C5H11Br, अगर इसका रिएक्शन हम करवाते हैं एक्वस KOH के साथ विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट के, मतलब Br लीविंग ग्रुप होगा और OH न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब बेसिकली इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। C5H11Br जो है इसका हमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं गिवन है कि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले हमें इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो पहले मैं इसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बना के दिखा दूं। तो पहले 5 मेंबर 5 कार्बन की जो चेन है इसमें ब्रोमीन के कितने पोजिशंस लग सकते हैं, ये 3। एंड ऑब्वियसली जहां पे ब्रोमीन लगेगा वहीं पे आकर के OH भी लगेगा, राइट। सो अगर हमें काइरल सेंटर ब्रोमीन के साथ पता चल जाए तो सेम काइरल सेंटर OH के साथ भी मिलने वाला है ना। तो एक तो ये हुआ, और उसके बाद अगर मैं इसकी चेन आइसोमर्स बनाऊं, 4 कार्बन ले लिया, एक कार्बन को एज हमने साइड चेन लगा दिया। अभी इसमें ब्रोमीन की कितनी पोजीशंस पॉसिबल है, ब्रोमीन को या तो एक बार मैं यहाँ लगा दूं, है ना, एक ब्रोमीन आप यहाँ लगा दो, एज वेल एज एक ब्रोमीन हम यहाँ लगा सकते हैं, राइट। एंड एक ब्रोमीन हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद 3 कार्बन की चेन और 2 कार्बन को साइड चेन में जोड़ दिया। अभी इसमें ब्रोमीन के एक ही पोजीशन बनेगी, राइट। अभी हमारे पास इतने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ रहे हैं, तो जहां जहां ब्रोमीन है वहां पे आप OH को रिप्लेस कर दो, तो हमें नंबर ऑफ क्या बताना है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो काइरल सेंटर्स हमें किसमें दिख रहा है, इसमें कोई काइरल सेंटर है नहीं है, राइट। डू वी हैव अ काइरल सेंटर हियर, यस, ये वाला कार्बन काइरल है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें कोई काइरल है नहीं है। इस वाले मॉलिक्यूल में आप देखो तो कोई काइरल है, यस, ये वाला कार्बन काइरल होगा। इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक CH2Br, एक हाइड्रोजन, सॉरी एक मिथाइल, और इधर एक इथाइल, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। डू वी हैव एनी काइरल इन दिस, नो वी डोंट हैव, है ना, ये दोनों सेम हो गए। यहाँ पे कोई काइरल है, देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप, यस ये भी काइरल है। इस वाले में कोई काइरल है, ये काइरल होगा नहीं होगा, ये होगा, ये होगा नहीं होगा, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव। डू वी हैव एनी काइरल सेंटर इन दिस, नो वी डोंट हैव। तो हमें कितने काइरल मॉलिक्यूल्स या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स मिलेंगे यहाँ पे, 3। देखो, आपको ब्रोमीन को हटा करके OH लगाना है, आप ब्रोमीन को हटा के जहां पे भी OH लगाओगे एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, तो कितने ऑप्टिकली एक्टिव आएंगे, 3 आएंगे। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है डाई हैलो कंपाउंड, है ना, एक साइक्लोपेंटेन में 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, एंड इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिंक के साथ। सो बेसिकली ये रिएक्शन हमको क्या दिख रही है, दिस इज अ डी हैलोजनेशन रिएक्शन। अच्छा बच्चों, एक और चीज, ये जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में इधर उधर डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो एज पर दी क्वेश्चन दैट आई हैव रिटन हियर, उसके हिसाब से आई एम डूइंग दी सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, जिंक लिया हुआ है ना, जिंक के साथ इसको हीट करें, तो जिंक के साथ आप जब इसको हीट करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे डी हैलोजिनेशन रिएक्शन होगी, और ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मिल गया, है ना, डबल बॉन्ड। सो दिस इज अवर ए।
तो मेजर प्रोडक्ट हमको ये मिला, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, तो डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे मिला। अब उसके बाद इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं HBr के साथ। सो HBr क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है ना। क्योंकि देखो दोनों तरफ हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हुए हैं वो सेम है। अगर यहाँ पे सेम नहीं होता तो हम डिसाइड करते कि H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, जिधर कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनता उधर करता। बट क्योंकि दोनों तरफ तो ये दोनों ग्रुप सेम है, तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं H प्लस का। करेक्ट। सो ये H प्लस आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, यहाँ पे जुड़ गया H और यहाँ पे बन गया कार्बोकटायन। नाउ अभी ये जो कार्बोकटायन है, क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन हमको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि अभी इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, बोलो। यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, यहाँ पे अभी तीन अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे कर दे इसका 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया, है ना, ये हाइड्रोजन H माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाए, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दी कार्बोकटायन, यहाँ पे आ गया, राइट। अभी अगर आप देखो तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पर भी हो गए दो। तो कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है। अब इसके बाद तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन दैट वी कैन गेट हियर। अब क्या होगा, Br माइनस जाएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा। सो व्हाट प्रोडक्ट वी विल गेट, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ब्रोमीन, है ना, ये मिल गया। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ब्रोमीन किधर जुड़ा हुआ है, थर्ड ऑप्शन। सो दिस व्हाट आई सेड कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस स्ट्रक्चर्स में हो सकता है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है उसके हिसाब से हमने इसका सोल्यूशन देखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अभी आप लोगों ने एक चीज तो पढ़ी हुई है कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो जनरली वो कंपाउंड्स देते हैं जिसमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होता है, या फिर ऐसा अल्कोहल जो कि हमारे मिथाइल कार्बोनिल में क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, मिथाइल कार्बोनिल में हमारा ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो हमारे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। सर्टेन अदर कंपाउंड्स कैन ऑल्सो गिव, बट यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से हम देखते हैं, तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म में हम क्या अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं ना। तो बेसिकली सबसे पहले ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये क्या बना देता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन कर देता है ना। सो यहाँ पे एसिड बेस्ड रिएक्शन होने के बाद इसका जो पॉजिटिव डेल पॉजिटिव होता है वो काफी कम हो जाता है ना। सो एज अ रिजल्ट अभी क्या होगा कि जो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आपको पता हो कि आइडोफॉर्म टेस्ट में हम उसका मैकेनिज्म, अगर हम काफी डिटेल में मैकेनिज्म करते हैं तो हमको पता होता है कि सबसे पहले हम अल्फा हाइड्रोजन और ये सारी चीजें निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली डेल पॉजिटिव से भी मतलब नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि ये जो ग्रुप होता है काफी स्ट्रॉन्ग, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेशन का इफेक्ट लगाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं होता, एंड देयरफॉर ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, ठीक है। सो ये तो नहीं देगा, ये आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे देखो ये जो है, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज कर दो तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप दैट वी आर गेटिंग, राइट, एंड दिस इज नॉट मिथाइल कार्बोनिल, तो ये भी हमारा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर आप ये देखो तो ये ईथर है, राइट, ईथर के साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, और ये भी आपका कोई आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो इसको हम पहले ऑक्सीडाइज करेंगे, और ये ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें ऑक्सीडाइज होगा, ये हो जाएगा इथेनॉल में, एंड यू हैव मिथाइल कार्बोनिल। सो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म में हम क्या लेते हैं, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कली, आप NaOH ले लो, KOH ले लो, तो ये वाला पार्ट जो होता है दिस चेंजेस टू CHI3, और ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा, है ना, ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू HCO माइनस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो कार्बोकटायंस है, A और B, है ना। A इज मिथाइल कार्बोकटायन, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप लोग एक चीज नोटिस करो कि 26 जनवरी के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है।
ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोल रहा है कि बी इज मोर स्टेबल दैन ए एज इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप बी को देखो तो टर्शियरी ब्यूटाइल में इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है ना। तो बी इज मोर स्टेबल दैन ए एज इट हैज 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो सही ऑप्शन बोल रहा है। ए इज मोर स्टेबल दैन बी एज इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो गलत है। बी इज मोर स्टेबल दैन ए ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी गलत है, बी में कोई रेजोनेंस नहीं है। ए इज मोर स्टेबल ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी गलत होगा, राइट, क्योंकि बी ज्यादा स्टेबल है। बी ज्यादा स्टेबल है, 9 अल्फा हाइड्रोजन प्लस इंडक्टिव भी ज्यादा है। बट पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, द फर्स्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये देखो, एक बड़ा ही नया क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल से, जिसमें डीएनए को पूछा गया है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। वैसे तो बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आरएनए, इन सब के स्ट्रक्चर्स, इन सब की जितनी भी थ्योरीज है वो अच्छे से करनी है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डीएनए इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ऑप्शंस के हिसाब से हमें क्या देखना है कि डीएनए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस, राइट, फॉस्फेट मॉलिक्यूल, डी पेंटोज शुगर, एल पेंटोज शुगर। तो पहले तो डीएनए में डी फॉस्फेट, डी ऑक्सीराइबोज शुगर होती है, राइट, डीएनए में डी ऑक्सीराइबोज शुगर होती है, एल तो नहीं होती है। और उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। एंड अगर जो आप देखोगे नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस है, ये आपकी शुगर है, और ये आपका फॉस्फेट है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें जो काइरल एटम्स हैं, काइरल ग्रुप है, वो किसके पास है, डीऑक्सीराइबोस शुगर के पास आपके पास काइरल एटम्स दिख रहे हैं, है ना। सो आउट ऑफ द ऑप्शंस वी कैन से कि डीएनए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी पेंटोज शुगर, जो कि आपको दिख रहा था कि डीएनए के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, उसमें शुगर जो है दैट इज द काइरल मॉलिक्यूल, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पेंटोज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हम कुछ सीक्वेंस में रिएक्शंस करवा रहे हैं, है ना। तो ये रिएक्शन क्या है, सबसे पहले तो हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, करेक्ट। और अल्कलाइन मीडियम में करवाया है हमने, हीट करवाया है ना, हीट करवाया, ये स्ट्रक्चर है, मैंने गलत बना दिया। सो KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में इसको हीट कर रहा है, फिर उसको हमने एसिडिफाई भी किया है। तो बेसिकली ये रिएक्शन आप देख सकते हो कि हमें ये पता है कि अगर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, है ना, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो वो वाला कार्बन क्या हो जाता है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो ये किस में हो जाएगा, ये जो कार्बन होगा दिस विल चेंज टू COOH। इसको COH इसलिए लिखा है क्योंकि पहले अल्कलाइन मीडियम था, बट हमने यहाँ पे एसिडिफिकेशन वर्कअप कर दिया है, तो ये एसिड में चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करवा रहे हो आप, अमोनिया ले रहे हो एक्सेस में। अमोनिया एक्सेस में ले रहे हो, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया जो है वो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमाइड। तो एक्सेस में ले रहे हो, इसका मतलब दोनों मोल्स जो है कार्बोक्सिलिक के वो अमोनिया के साथ वाटर एलिमिनेट कर देंगे, एंड हमें क्या मिलेगा, अमाइड, करेक्ट। हमें अमाइड मिल गया, और यहाँ पे हमने वाटर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो आपने क्या लिया हुआ है, ब्रोमीन एंड KOH, ब्रोमीन एंड KOH। क्लास ये रिएक्शन फिर से हो गई हॉफमैन ब्रोमामाइड। अगर आप ध्यान से देखो तो जेई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट्स में हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पूछा गया है, राइट। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि अमीन्स की बाकी की भी नेम रिएक्शंस को अच्छे से कर लो, कार्बोनिल कंपाउंड्स की नेम रिएक्शंस को भी अच्छे से कर लो, राइट। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होगा, ये जो प्राइमरी अमाइड होगा यहाँ से CO हटा दो और इसको NH2 से जोड़ दो, तो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो वी गेट व्हाट, NH2, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें दिख रहा है, दैट इज दी थर्ड ऑप्शन, राइट। ये हमें मिलेगा हॉफमैन ब्रोमाइड का प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है कि अ कंपाउंड पी विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कोई कंपाउंड पी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, C6H7N, है ना, C6H7N। और वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, वो पानी में ठीक ठाक सोल्यूबल है। एंड
ऑन रिएक्शन विद HCl इट बिकम्स सॉल्युबल, मतलब HCl के साथ रिएक्शन करने पे वो सोल्युबलाइज हो गया पानी में। ठीक है, वाटर एक जो होता है पोलर सॉल्वेंट होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें आयनिक आयंस का फॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर उसका नेचर चेंज हो रहा है टुवर्ड्स दी आयनिक मॉलिक्यूल। सो ऑन रिएक्शन विद KOH एंड क्लोरोफॉर्म, KOH एंड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करने पे फाउल स्मेलिंग कंपाउंड मिल रहा है। तो ये बेसिकली KOH एंड क्लोरोफॉर्म, ये कौन सी कार्बाइलअमीन रिएक्शन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि ये हमारा अमीन है, राइट। एंड क्योंकि ये कार्बाइलअमीन रिएक्शन दे रहा है तो ये अमीन जो होगा वो प्राइमरी अमीन होगा। तो बेसिकली अगर आप C6H7N को देखो, है ना, C6H7N, तो सबसे पहले अगर आप इसका डबल बॉन्ड या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे आएगा। तो DU के लिए जो हम फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, टू नंबर ऑफ कार्बन प्लस टू प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स माइनस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टू, राइट। अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे तो 2 × 6 प्लस टू, नाइट्रोजन कितना है 1, माइनस हाइड्रोजन कितना है 7, राइट। 12 प्लस टू 14, 15, 15 माइनस 7 8, 8/2 4, मतलब DU 4 आ गया। तो DU यहाँ पे हमें 4 मिल गया, ठीक है। एंड 6 कार्बन है। सो तो मुझे मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि बेंजीन का DU कितना हो जाता है 4 हो जाता है, और अगर एक नाइट्रोजन है तो उसको मैंने बाहर लगा दिया, और आप इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हो, है ना, 7 हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है और यहाँ पे 2 और 6 कार्बन है, तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर दैट वी कैन हैव, राइट, एनिलीन। अब अगर आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, इसका रिएक्शन करवा रहे हो HCl के साथ, तो इसको बोला कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बट जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सॉल्ट मिल जाएगा, है ना, एनिलिनियम क्लोराइड। नाउ दिस इज एनिलिनियम क्लोराइड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, पोलर सॉल्वेंट में दिस आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन आ गए ना, सॉल्ट बन गया तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। उसके बाद अब इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, कार्बाइलमीन रिएक्शन, जिसको कार्बाइलमीन टेस्ट भी बोलते हैं। और ये जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है, राइट। और ये किसमें, प्राइमरी अमीन जो होता है वो किसके साथ चेंज होता है, प्राइमरी अमीन विल चेंज टू, क्योंकि ऑब्वियसली देखो आप KOH यूज कर रहे हो तो KOH जो है वो यहाँ से NH3 प्लस से H प्लस निकाल लेगा, H प्लस निकाल लेगा तो दिस विल चेंज टू NH2, प्राइमरी अमीन में चेंज होएगा। अल्कलाइन मीडियम है ना, अल्कलाइन मीडियम जो है वो यहाँ से H प्लस ले लेगा, HCl के साथ रिएक्शन कर देगा, आपको फिर से प्राइमरी अमीन मिल गया, और ये आपको क्या दे देगा, आइसोसाइनाइड। सो दिस, इसका क्या होता है, फाउल स्मेल होता है ना, आइसोसाइनाइड का फाउल स्मेल होता है। अब ये हो गया हमारा कौन सा कंपाउंड, सो दिस इज द फाइनल कंपाउंड, राइट। सो दिस इज द फाइनल कंपाउंड, और हमसे पूछ क्या रहा है कि हमारा जो कंपाउंड है इसमें कंपाउंड P में, सो दिस इज P, राइट, दिस इज P, तो P में पूछ रहा है कि कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे, कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे P में। सो अभी ये एक टाइप का हो गया, ये दोनों एक टाइप के हो गए, राइट, और ये दोनों एक टाइप के हो गए, और ये अलग हो गए, तो बेसिकली हमारे पास कितने, 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन हो गए, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 4। हाँ बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है कि कैरियस मेथड में, है ना, कैरियस मेथड जो है उसमें हमने एस्टिमेशन किया है क्लोरीन का, तो हमने क्या लिया था, 0.245 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और उससे हमें क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया हमने, 2.245 ग्राम, राइट। इससे हमें क्या मिल रहा है, 0.5453 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड में। तो हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो देखो बेटा, कैरियस मेथड जो है इसमें हम एस्टिमेशन कर रहे हैं क्लोरीन का, है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से AgCl मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन फॉर क्लोरीन, मतलब क्लोरीन के जितने मोल्स इस AgCl में होंगे उतने ही मोल्स क्लोरीन के, क्लोरीन एटम के मोल्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लोरीन के मोल्स निकाल लेते हैं, और हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं कि मोल्स जो है ना, मोल्स ऑफ chlorine in the organic compound, it will be equal to the moles of chlorine
एटम इन द AgCl, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं AgCl में, है ना। तो मोल्स जो है क्लोरीन के वो क्या हो जाएंगे, कितना कितना ये बन रहा है हमारा, 0.5453, राइट। और AgCl का जो मास होगा वो कितना होगा, AgCl का मास कितना होगा, 108 सिल्वर, 35.5 फॉर क्लोरीन। सो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 143.5, तो डिवाइडेड बाय 143.5, तो ये हमको मिल गया मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम। ठीक है, अब ये मोल्स जो AgCl में होंगे वही मोल्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होंगे क्लोरीन के, है ना। तो क्लोरीन के मोल्स हो गए, तो क्लोरीन का मास निकाल लेते हैं, राइट। कितना होगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दैट इज मोल्स इनटू इट्स मोलर मास, क्लोरीन का, राइट। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, क्लोरीन के मोल्स हो गए 0.5453 अपॉन 143.5 इंटू 35.5, तो ये आ गया क्लोरीन का मास। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है क्या, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या होगा, है ना, जो वेट हमने क्लोरीन का निकाला, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 0.5453 अपॉन 143.5 इंटू 35.5 अपॉन जो वेट आपका गिवन है फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कितना है, 0.245, है ना। एंड क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 100, राइट। सो ये हमारा परसेंटेज, और आप कैलकुलेशन करके देखो इसका, राइट। आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखो कि कितना परसेंटेज आ रहा है आपका इसका क्लोरीन का। सो दिस इज समवट कमिंग अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 55% क्लोरीन यहाँ पे आसपास आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक। आई मीन दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके ये 55% के आसपास आपका ये परसेंटेज ऑफ क्लोरीन यहाँ पे आया। तो बेटा आप लोगों ने देखा कि जेई मेंस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अमीन चैप्टर से, हॉफमैन ब्रोमाइड तो ऑलमोस्ट सारे ही शिफ्ट्स में पूछा गया है ना। फिनॉल के रिएक्शंस, कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शंस, राइट। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए मैथ कॉलम में जिसमें आपको रिएजेंट्स एंड नेम रिएक्शंस को एक दूसरे से मैच करना था, राइट। सो बेसिकली एंड देर आर बेसिकली आपको क्या करना है कि अगर आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, है ना, क्लासरूम में जो भी किया हुआ है, PYQs अगर आपने सॉल्व किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाएंगे। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस में भी ऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएक्शंस को लेकर के उसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज करके न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू वाले भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस कोई एज सच नहीं आए हैं, बट हाँ थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी थी, वो रिएक्शंस पूछे गए हैं, है ना। और अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ठीक है, सो आई विश कि आप सबका आने वाले सेशंस में जिन भी बच्चों का भी आगे का सेशन बचा हुआ है वो आप लोग वो स्पेसिफिक कुछ रिएक्शंस को देख करके जाएं, मींस चैप्टर की नेम रिएक्शंस को देख करके जाएं, है ना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टिल हैव देयर एग्जाम्स कमिंग।